बेटा श्याम, तू यहाँ बैठा हुआ है? बेटा अभी भी मेरे से गुस्सा है तू? अरे बेटा, अभी शादी के बहुत रस्में बाकी है जिसे अभी पूरा करना है। चलो ना, पूरा कर लो। पापा, आपके कहने पर उस गंवार लड़की से मैंने शादी कर ली, यही बहुत बड़ी बात है। पर आप बोल रहे हैं कि अभी कुछ रस्में निभानी है, मुझसे नहीं होगा। आप लोगों को जो भी करना था ना, वो आपने कर लिया। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। उस लड़की का साथ तो मुझे एक कांटे की तरह चुभ रहा है। आशा, बहू को श्याम के कमरे में ले जाओ। नहीं आंटी जी, आंटी जी, वो लड़की मेरे कमरे में आनी नहीं चाहिए। और उसे कहिएगा कि वो अपनी शक्ल भी मुझे ना दिखाए। हो सके तो वो कभी भी मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। मुझे तो ये बिना देखे अपने कमरे में आने से मना कर दिया। शादी हुई घूंघट में, हो तो मुझे देखे भी नहीं, और बिना देखे उन्होंने मना कर दिया। ऐसा मेरी क्या गलती है? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो इस सीता को अपने घर की बहू बनाकर उसे सम्मान की जिंदगी देना चाहता था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। बेटा इस सीता, मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ इस तरह से व्यवहार करेगा। पापा जी, ऐसा मत कहिए आप मुझे। पहले तो मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। एक मेरी दादी है जिन्होंने मुझे पाला है, वो खुद बहुत बीमार रहती है। और अभी ये शादी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर बचपन से मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफ क्यों है। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया जिसकी सजा भगवान मुझे इस जन्म में दे रहे हैं। आशा, हाँ मालिक। बहू को उसके कमरे में ले जाओ। ठीक है बहू, चलो अपने कमरे में। बहू, यही तुम्हारा कमरा है। अब इस रूम में आराम से तुम रहो। अगर तुम्हें कुछ चीज की भी जरूरत हो ना तो मुझे आवाज दे देना। बहू एक बात बोलो। क्या? बहू, श्याम बुरा लड़का नहीं है, बस वो शादी नहीं करना चाहता था। रो मत बहू, मैं तुम्हारा सामान भेजती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। कैसा घर है? मैं इस घर में सास है, सिर्फ एक ससुर जी है। मैं करूँ तो क्या करूँ, किससे अपनी तकलीफ बांटूं? दादी से ये सब बात बता नहीं सकती हूँ, वो अक्सर हमेशा बीमार रहती है। अगर मैं उसे कुछ बोल दूंगी कि मैं ठीक नहीं हूँ, उसे कुछ हो न जाए। क्योंकि मेरे माँ और पापा के जाने के बाद तो मेरी दादी ही मेरी लालन पालन की, इस लायक बनाई। ठीक बोल रही थी वो। मैं फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा शायद मन हल्का लगे। बेचारी बहुत रो रही है, मैं उसे कैसे संभालूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू, अरे वाह सीता बहू, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। श्याम ने तुझे देखा नहीं, लेकिन अगर देखता ना तो तुझे खुद से दूर ही नहीं रख पाता। चलो अब खाना खा लो। मैं खाना खा लूंगी। अरे बहू, ये तुम्हारे ससुर जी का ऑर्डर है, इसलिए जल्दी से खाना खा लो, मुझे भी नींद आ रही है। आंटी जी, आपको मैं क्या बोल करके बुलाऊं? अरे बहू, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा मन करे वो तुम मुझे बुला सकती हो। तो ठीक है, मैं आपको मासी कहकर बुला सकती हूँ। पता है मासी जी, आपको देख करके मुझे मेरी माँ की याद आती है। ठीक है बहू, अब तू खाना खा करके जल्दी सो जाओ, क्योंकि तुम काफी थकी हुई है। ठीक है मासी जी। खा लेगी तो आवाज मुझे लगा देना। नहीं नहीं मासी जी, आप जा करके सो जाइए, मैं खाना खाकर किचन में रख दूंगी। नहीं नहीं बेटा, मैं ले जाऊंगी ना। देखिए मासी जी, आप भी शादी के चक्कर में बहुत थकी हुई है, तो जाइए आप आराम से सो जाइए, मैं बर्तन उठाकर सिंक में जाकर किचन में रख दूंगी। ठीक है बेटा। मैं तो यार बहुत ही अकेला महसूस कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इस तरह से होगी, लेकिन अब मैं अपनी शादी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। कहीं ये काम करके मैंने गलत तो नहीं ना किया? आखिर मैं क्या करता? ये तो मेरी दोस्त की लड़की थी। मैं अपने दोस्त से बहुत साल पहले वादा कर चुका था, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी लड़की से ही मैं अपना लड़का का शादी करूंगा। लेकिन भगवान ने शायद उसे पहले ही बुला लिया, इसलिए तो मैं अपने दोस्त से उसके बाद कभी मिला नहीं। जब मैं उसका घर गया तो उसकी माँ से मिला, तो उसकी बेटी को देख करके मुझे बहुत ही दया आया। पता नहीं मेरा बेटा कब मेरी परिस्थिति समझेगा। मैंने कोई गलत लड़की से शादी नहीं किया है अपने बेटे को। चलो मैं तो तैयार हो गई हूँ, मंदिर में जाकर पूजा कर लेती हूँ। अरे वाह! कितने दिनों बाद आज मेरा घर लग रहा है कि घर है। ये मंदिर में दिए जल रहे हैं, पूजा अर्चना बहू कर रही है। सारे रूम में धूप बत्ती का स्मेल कितना अच्छा लग रहा है। जैसा लग रहा है कि पुराना दिन लौट आया।
आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर नहीं एक मंदिर है। आंटी जी। हाँ बेटा, उठ गया तुम? हाँ आंटी जी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस घर में इतना धुआं और इतनी महक क्यों हो रही है? और बेटा, बहू रानी ने मंदिर में पूजा की है और धूप भी जलाया है, इसीलिए घर में थोड़ा धुआं और महक रह गई है। उससे कहिए जाकर, अगर पूजा अर्चना करनी है ना तो करे, लेकिन घर में इतनी महक और धुआं नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तुम उठ गया तो जाकर फ्रेश हो जाओ और आ जाओ नीचे नाश्ता कर लो। तुम्हारा भी तो ऑफिस का टाइम हो रहा है ना। हम्म। मैं समझ रही हूँ, ये बिना माँ के पले है ना, शायद इसीलिए हमेशा ये चिड़चिड़ और गुस्सा करते हैं। मैं भी तो अपने माँ बाप के बिना पली हूँ ना, मुझे भी तो अपने माँ बाप के लिए कितना अफसोस लगता था। शायद इन्हें भी वैसा ही लगता होगा, इसलिए वो इस तरह से बोल रहे हैं। अरे सीता बहू, तुम इधर? मैं तो तुम्हें तुम्हारे रूम में ढूंढने गई थी। चलो चलो रसोई में, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करवानी है ना। ठीक है मौसी जी। अरे बेटा, मासी भी बोलती है और तू उदास भी रहती है। देख बेटा, ये नहीं चलेगा। अब तू इस घर में आई है तो हंसता खेलता चेहरा रखो ना। और वैसे भी तू मुझे अपनी माँ जैसी समझती है ना, तो कोई भी बेटी अपनी माँ के सामने इस तरह से उदास रहती है और माँ उसे उदास देख सकती है। नहीं मौसी जी, हंस के दिखा। देखो देखो, मेरी बिटिया हंसते हुए कितनी सुंदर लगती है। चलो रसोई में। बेटा, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म हो गई है, अब तू जाओ आराम करो अपने रूम में, मैं जब तक खाना बना लेती हूँ। नहीं नहीं मासी जी, खाना तो आज मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। हाँ प्लीज जाइए आराम कीजिए। बेटा, तुम अभी शुरू में ही रसोई कैसे संभाल लोगी? मासी जी, मुझे सब पता है कि कैसे खाना बनाया जाता है। आपने मुझे सब कुछ तो बता दिया, कहाँ क्या रखा हुआ है, मैं बना लूंगी ना, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें कुछ चीज की जरूरत हो ना तो एक और आवाज लगा देना, मैं दौड़ी दौड़ी आ जाऊंगी। ठीक है मासी जी। वैसे बेटा एक बात बताओ, श्याम ना भी माँ का बच्चा है, मैंने उसे खुद पाला है। बचपन में ऐसा नहीं था बेटा, जब से इसकी माँ की मृत्यु हुई है ना, तब से श्याम इस तरह से गुमसुम रहने लगा है और अपने आप में गुस्सा करते रहता है। अब क्या करे बेटा, सब तुम्हारे सामने है। अब तू तो जान रही है ना, उसकी बातों पर ना ध्यान मत देना, उसकी बातों से गुस्सा मत होना। जी मासी जी, हो सकता है मैं भी तो अपने माँ बाप के बगैर कितना तड़पी हूँ, कितनी रातें आंसू बहाई हूँ। वो तो मेरी दादी थी कि मुझे संभाल ले, लेकिन इसके पास तो पापा थे। पापा जी तो खुद ही दुख में दुखी होंगे, शायद इसीलिए श्याम जी इतना गुस्सा में रहते हैं। आज नाश्ते से अलग खुशबू आ रही है। पापा, आपने नाश्ता किया क्या? बहुत ही टेस्टी बना है। किसने बनाया है पापा? अरे बेटा, आशा मैं बोलता हूँ ना। अरे बेटा, वो हमारे यहाँ का कुकी बनाया होगा। अच्छा पापा, तो उसे डेली बोलिएगा बनाने के लिए। आज नाश्ता मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सब मेरे पसंद का बना हुआ है। आंटी जी, आपने मेरा पसंद का वो कुक को बता दिए थे क्या? अरे बेटा खाना खाओ ना, तुम्हें ऑफिस जाने में लेट हो रही है। हाँ पापा, खा रहा हूँ। सही में पापा, आज तो खाने में मजा ही आ गया। अरे बेटा अच्छा लग रहा है तो खाओ ना, बोलो कम खाना खाओ ज्यादा। हाँ पापा। आशा। जी मालिक। देखो आशा, श्याम के सामने जिक्र मत करना कि बहू ने खाना बनाई है। ठीक है। और हाँ, बहू से बोलना कि वो रोज नाश्ता और खाना वही बनाए। अगर उसे तुम लोग कोई मदद चाहिए तो तुम लोग मदद भी कर देना। मालिक, मैं जाती हूँ इस सीता बिटिया के पास, लेकिन वही नहीं मदद लेना चाहती है, वही भेज देती है कि मासी जी आप जाइए, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी, इसीलिए मैं जाती नहीं हूँ। कोई बात नहीं, उसके अपने हाथों से ही बनाने दो। श्याम को तो उसका खाना पसंद आ रहा है ना। देखी ना तुमने, कितने सालों बाद इतना खुश होकर के और अच्छा खासा खाना खा करके गया है ऑफिस। हाँ, वो तो बात सही बोल रहे हैं मालिक। चलो, मेरा बनाया हुआ खाना इन्हें बहुत पसंद आया, ये सोच करके ही मैं खुश हूँ। हाँ भाई साहब, आपने फोन किया था, आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या? क्या बुरी खबर है? जल्दी बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कमला जी का निधन हो गया है, आप सभी जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। ये क्या हो गया? बहू की दादी की निधन? शादी से पहले तो मैं अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं सीता को पूरा ध्यान रखूंगा, लेकिन श्याम ने तो उसे अपनी पत्नी मानने से भी इनकार कर दिया। क्या हुआ पापा जी, आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? बहू, चलो तुम अपना मायके। मायके? सब ठीक तो है ना पापा जी? मेरी दादी दादी तो ठीक है ना? हाँ बहू, पहले जल्दी चलो ना। बहू, तुम्हारे पापा जी बोल रहे हैं ना, जल्दी चलो। हाँ हाँ मौसी जी। बेटा श्याम, जल्दी घर आ जा, बहू की दादी की निधन हो गई है, उसके मायके चलना है। बुआ, ये सब कैसे हो गया बुआ? वही तो मुझे सब
समझ में नहीं आ रहा बेटा। अब तो मेरा घर सूना हो गया बेटा। बहन जी, आपके लोग इस तरह से रोएंगे तो बच्चे लोग को क्या होगा? बहन जी, आप लोग शांत हो जाइए ना। हाँ बहू, अब मत रो बहू, जो होना था जो तो हो गया, अब शांत हो जा। बहू तुम मत रो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा माँ बाप सब हूँ। क्या कर रही है बहू आशा? क्या करेगी, वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। अपने कमरे में से न हिलती है न डुलती है, जो बैठी हुई है सो बैठी हुई है। उसकी दादी के निधन के 20 दिन हो गए और उसके बावजूद भी वो दादी की यादों में ही खोई हुई है। मैं क्या करूँ आशा, मेरा बेटा मेरी बहू की तरफ देखता नहीं है, मैं कैसे बहू को संभालूं? आशा, तुम ही कुछ करो आशा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। पूरी दुनिया में मेरा एक सिर्फ करने के लिए एक दादी ही तो थी, लेकिन मेरी दादी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। बहू चुप हो जा बहू, देखो हम सब तुम्हारे साथ है ना। बहू इस तरह से तुम कब तक करते रहेगी? अब तुम आगे की जिंदगी देखो बहू। ये तो मान ही नहीं रही है, क्या कर सकते हैं। बेचारी की दुनिया में एक दादी ही तो थी सहारा, हो भी नहीं रही तो ऐसी हालत ऐसे होगी। एक श्याम भी है जो अपनी पत्नी की तरफ देखता भी नहीं है। बहू, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? बहू इस तरह से कब तक चलेगा? कम से कम खाना तो खा लो ना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब होने लगेगी। पापा जी, मेरा खाना खाने का जरा सा भी मन नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ? इतने दिन से बहू रोती है, दुखी रहती है। मुझे तो बहू का ये चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पहले यहाँ आई थी तो कुछ ही दिनों में ये घर में कितना चहकने लगी थी, और आज? आशा, हाँ मालिक। बहू को ले जाओ बाहर, थोड़ा बाहर घुमाओ फिराओ तो शायद उसे अच्छा लगेगा। ठीक है। बहू, क्या मेरे साथ बाजार चलोगी? नहीं मौसी जी, मेरा जरा सा भी इच्छा नहीं है कहीं जाने का। बेटा, बहुत सारा सामान मार्केट से खरीदना है, थोड़ी सी मेरी मदद कर दो प्लीज बेटा। ठीक है चलिए। मौसी जी, आप यहाँ कहाँ ले आए मुझे? अरे बेटा, यहाँ पर कुछ टाइम बैठो ना, बहुत सुकून मिलेगी। पता है बेटा, मेरी भी तुम्हारे जैसी एक मेरी बिटिया थी, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है। क्या? हाँ बेटा, जब भी मेरा मन उदास होता है ना, तो मैं यहीं पर आकर के थोड़ा बैठती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, तो मन शांत हो जाता है। बेटा, जाने वाले को तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो जिंदगी भगवान दिए है उसे तो अच्छे से सुधार सकते हैं ना बेटा। जब तुम मुझे बोली कि आप मेरी माँ की जैसी है, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। मुझे तो तुम्हारे में अपनी बिटिया की छवि दिखती है, इसीलिए बेटा तुम उदास होती है तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं मासी जी, आप उदास मत होइए। जब आपने मुझे अपनी बिटिया माना है, तो मैं आपको अपनी बिटिया बन करके दिखाऊंगी। तो बेटा, अब उदास मत हो। माँ एक अपनी बेटी को उदास कभी देख सकती है? हाँ मासी जी। बेटा, बहुत समय हो गया, मुझे तो भूख लगी है, तुझे भूख नहीं लगी है? मासी जी आप यहाँ पर बैठिए, मैं देखती हूँ इधर उधर खाने का। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें यहाँ की जगह के बारे में पता नहीं है, मुझे पता है। तुम ऐसा करो, यहाँ पर तुम बैठो, मैं खाना लेकर के आती हूँ। ठीक है मासी जी, मैं तो अपनी जिंदगी की गुत्थी खुद ही नहीं सुलझा पा रही हूँ। श्याम जी ने तो मुझे देखे बगैर ही पत्नी का दर्जा देने से मना कर दिया। अब मैं उस घर में किस अधिकार से रहूं? सिर्फ पापा जी के कहने पर मैं उस घर में अज्ञात जीवन जी रही हूँ। मीटिंग के बाद यही मैं आता हूँ कि थोड़ा फ्रेश फील होता है। मेरी अपनी जिंदगी की इस तरह से अटखेलियाँ बहुत परेशान कर रही है। ये क्या? मालिक, बहू। क्या हुआ आशा? मालिक, बहू को मैं घुमाने के लिए बीच पर लेकर गई थी कि शायद उसका मन अच्छा लगे, लेकिन मैं खाना लाने गई और फिर वापस बीच पर लौट करके देख रही हूँ कि बहू वहाँ नहीं है। मैं लगभग 2 घंटे से ढूंढते ढूंढते यहाँ आई, शायद बहू यहाँ आ गई होगी, लेकिन मालिक यहाँ भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है आशा? हाँ मालिक, मेरी गलती थी कि मैं बिटिया को बीच पर ले गई कि शायद उसको वहाँ मन अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पता था कि वहाँ बिटिया गुम हो जाएगी। मालिक कुछ कीजिए मालिक। एक मिनट रुको, मैं दोस्तों से बात करता हूँ। हाँ हाँ, हेलो। अरे यार, तुझे क्या हुआ, इस तरह से बात कर रहा है? अरे यार सुनो ना, मेरी बहू बीच पर गई थी, वहां से गायब है, थोड़ा उसे ढूंढने में मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या? टेंशन मत लो, मैं अभी पुलिस फोर्स भेजता हूँ वहाँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ वहाँ।
मालिक। आशा, मुझे अभी जाना होगा उसी बीच पर। मेरा एक दोस्त है कमिश्नर में, उससे बात किया है, अभी वो पुलिस फोर्स से वहां भेज रहा है। चप्पे चप्पे छान मारेंगे। वो कहाँ जा सकती है? मालिक, मेरी गलतियों के कारण बहू का ये हाल हो, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। अरे आशा, ऐसे क्यों बोल रही है? आराम से घर में रुको, शायद बहू आ जाए। मैंने क्या कर डाला? मुझे बहू को लेकर जाना ही नहीं चाहिए था बीच पर। लगता है मालिक भी रात भर सोए नहीं, इसीलिए सोफा पर बैठे बैठे इन्हें नींद आई होगी। श्याम बेटा भी तो रात भर घर पर नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ गया हुआ है। अगर वो घर पर रहता तो जरूर मैं उसे बोलती। आखिरकार उसकी पत्नी है वो तो ढूंढता ना अपनी पत्नी को। मासी जी, अरे बहू, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता भी है कि मैं कितना परेशान थी, तुम्हारे ससुर जी कितना परेशान थे। बस मासी जी, अब मत रोइए आप। देखिए, मैं सही सलामत घर पहुंच गई ना। बहू, कहाँ थी बेटा रात भर? हम लोग कितना परेशान थे। मैं तो बहुत ढूंढा बीच पर, लेकिन तुम कहीं मिली नहीं। रात भर कहाँ थी बेटा? पापा जी, बात ऐसी थी ना कि मासी जी चले गए थे खाना लाने। उसी बीच में मैं आगे बढ़ी, मेरा पैर फिसला और जा गिरी मैं समुद्र में। मुझे तो होश ही नहीं था कि मैं बच पाऊंगी, लेकिन मुझे होश आया हॉस्पिटल में, जब श्याम जी बहुत परेशान थे। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करके और डॉक्टर से बोल रहे थे कि वो जो भी हो उसे बचा लीजिए डॉक्टर। जब मैं होश में आई तो उन्हें देखी, उसके बाद मैं अपना सर घुमा ली। रात पर वो भी वही हॉस्पिटल में थे। मुझे तो सुबह नींद खुली तो देखी कि श्याम जी गेट के बाहर नजर गड़ाए हुए देख रहे थे। फिर मैं देख करके अचंभव हुई, क्योंकि उन्होंने तो बोल रखा है ना कि मैं उनके सामने नजर ना आऊं। इसलिए सुबह होते ही मैं निकल गई हॉस्पिटल से और अपने घर आ गई। भला हो, वो लड़की बच गई। मैं तो बहुत परेशानी हो गया था, लेकिन उसका साथ एक सुकून क्यों दे रहा था? मैं उसके पास पूरी रात रहा, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये कोई और है। ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई वो अपना ही है, लेकिन पता नहीं सुबह होते के साथ कहाँ गायब हो गई। मैं इतना ढूंढता रहा, लेकिन कहीं मुझे मिली ही नहीं। पूरी रात उसका बुखार में मैंने सेवा किया है, शायद मेरी नींद लग गई थी। उसी बीच में वो लड़की हॉस्पिटल से निकल कर चली गई, लेकिन जाते जाते एक पर्ची में बहुत बहुत धन्यवाद लिख करके चली गई, और ये भी लिखी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है उसके चले जाने से। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसका साथ पा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक रात में ही ऐसा क्या हो गया जो मेरा उसके साथ इतना झुकाव हो गया? अब तो मुझे एक बार और मेरा मन कर रहा है कि मिलता। उसको देख करके ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं उसे जानता नहीं हूँ। ऐसा लगा कि कोई ये जानी पहचानी है। ऐसा लगा कि मैं इसे बहुत समय से जानता हूँ, लेकिन मैंने तो उसे पहली बार ही देखा था। इसलिए मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि आखिरकार मुझे इतनी जानी पहचानी सी वो क्यों लग रही थी। मैंने ठीक किया, अपने दोस्त को फोन करके अब उस पर छोड़ दिया है। वो शायद पता करके मुझे बताएगा कि कहाँ गई वो लड़की। मैं तो उन्हें थैंक्स कहना चाहती थी पापा जी, लेकिन उनको देख करके मैं डर गई, इसलिए एक नोट में थैंक्स लिख करके छोड़ करके आ गई। लेकिन एक बात के लिए मुझे बहुत सुकून मिला पापा जी, कि कल जिसने मेरी मदद की वो कोई और नहीं, वो खुद मेरे पति थे। बहू, तुमने बहुत अच्छा किया ना बताकर। उसे तुम्हारे गुणों से प्यार होना चाहिए, ना कि तुम्हारी खूबसूरती से। फिर से वही धूप की महक। आंटी जी। हाँ बेटा, आ गया। बैठो, अभी चाय लेकर के आती हूँ। हाँ आंटी जी, सब घर में ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है। आंटी जी, पिछले 6 महीने से जैसा आप चाय बना रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही चाय बनाकर लाइएगा। हाँ बेटा। बहू, सुना तूने? इन 6 महीनों में श्याम को तुम्हारे हाथ के खाने का आदत हो गया है। चाहे वो चाय हो, चाहे वो कॉफी हो, चाहे वो खाना हो। तभी ना मासी जी, चाहे मैं बीमार क्यों ना हो जाऊं, लेकिन श्याम जी के लिए खाना मैं जरूर बनाती हूँ। पहले तो बेटा घर में धूप बत्ती की स्मेल से बहुत चिढ़ता था, अब तो मुस्कुराने लगा है। मैं बोलती थी ना बेटा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखो, अनजाने में ही एक रिश्ता तो श्याम के साथ बन रहा है ना बहू, यही काफी है। देखना बहू, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पहले से मेरा बेटा खुश रहने लगा है, ये देख करके ही मेरा मन में सुकून मिलता है। भैया। अरे शोभा, तुम? अरे बेटा आओ ना, देखो तुम्हारे मामा जी हैं। नमस्ते मामा जी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते भैया। अरे खुश रहो शोभा, खुश रहो। बैठो ना, बहुत दिन के बाद याद आया अपना भाई का। भैया, बहन तो भाई को याद ही कर लेती है, लेकिन भाई कभी बहन को याद करते हैं? ऐसा क्यों बोल रही है शोभा? बताइए भैया, मेरे भतीजा को आपने शादी कर दिया और मुझे बुलाया तक नहीं। इस बात से मैं बहुत गुस्सा हूँ। अरे शोभा, उसमें हालात ही वैसा था कि मुझे जल्दबाजी में डिसीजन लेना ही पड़ा। हाँ भैया, इसीलिए तो आपने किस देहाती गंवार लड़की से मेरे बेटे को बांध दिया। क्या आपको वही मिली थी श्याम के लिए? अरे शोभा,
ये सीता बहुत अच्छी लड़की है। अगर तुम एक बार मिलोगी ना उसे तो तुम खुद कहोगी कि आपने श्याम के लिए बहुत अच्छी लड़की चुनी है भैया। बहू हाँ पापा जी। क्या खूबसूरत लड़की है। मिलो, ये तुम्हारी बुआ जी है। नमस्ते बुआ जी। खुश रहो। वैसे मेरे श्याम के लिए तुम जैसी गंवार लड़की से शादी करवाना मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। बुआ जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपकी नजरों में गंवार लड़की का क्या अर्थ होता है? जब से आप यहाँ आए हैं तब से मैं यही सुन रही हूँ। तुम जैसी लड़की को तो ना तो अंग्रेजी में बात करने आती है और ना ही उठने बैठने का सलीका आता है। जब देखो तो एक 5 गज की साड़ी लटकाए फिरती है, या तो साड़ी या तो सलवार सूट। तुम्हारा पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी पत्नी गंवार रहे तो वो तुम्हें कैसे अपनाएगा? उसके आगे पीछे तो हजारों लड़कियां पड़ी रहती है, बस उसे 2 मिनट बात करने की। इतना बड़ा रुतबा है मेरा बेटा का। बुआ जी, सिर्फ अंग्रेजी में बोलने और छोटे छोटे कपड़े पहनने से कोई भी लड़की शहरी नहीं हो जाती है, जब तक वो अपने नैतिक मूल्य और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न समझे। मुझे तो लगता है कि अपने परिवार के सामने मुझे अपनी मर्यादा में ही रहनी चाहिए। और रही बात अंग्रेजी की, तो वो एक भाषा है, जब मन चाहे तो सीख सकते हैं। और बुआ जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है, इसलिए मैं अनपढ़ भी नहीं हूँ। वैसे बुआ जी, आप बताइए, चाय पियेंगे या कॉफी? गरम गरम चाय, वो भी अदरक इलायची कूट करके डालकर, एकदम कड़क। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है बुआ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। और देवर जी, आप बताइए, आप चाय लेंगे या कॉफी? भाभी, माँ जो बोल रही है वो मैं भी ले लूंगा। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई जरूरी नहीं है भाभी। हाय, क्या बोलती है ये बुआ जी भी ना, क्या क्या बोलते हैं। आंटी जी, नाश्ता परोस दीजिए, मुझे अभी तुरंत ऑफिस के लिए निकलना है। बेटा तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना पापा। मैं 3-4 दिन के लिए दोस्त के बेटे की शादी में शामिल होने जा रहा हूँ, तो तुम इशिता का ध्यान रखना। ठीक है पापा। बेटा बुरा न मानो तो मैं एक बात पूछूं तुमसे? हाँ बुआ जी, पूछ सकते हैं। तुम्हें इशिता पसंद है? बुआ जी, उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है। आज तो ऑफिस में काम करते करते शाम हो गई, लेकिन आज मैं तो जल्दी जाने के लिए सोच रहा था। हेलो सर, आपकी मीटिंग अरेंज हो गई है, तो आप मीटिंग के लिए आ सकते हैं। ठीक है, मैं भी आया। मैं तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं, जल्दी ही मीटिंग करके घर के लिए निकल जाऊंगा। कहीं मीटिंग खत्म करते करते रात ना हो जाए। मुझे सीता की तो बहुत ही चिंता हो रही है। भले मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो तो मेरी जिम्मेदारी है ना। अपनी जिम्मेदारी झुठला तो नहीं ना सकता हूँ। वैसे भी पापा अपने दोस्त के घर जाते जाते उन्होंने मुझे बोला है सीता को ध्यान देने के लिए। कोई बात नहीं, मीटिंग जल्दी से जल्दी खत्म करने का कोशिश करूंगा। श्याम जी तो अभी नहीं आए हैं। ऐसा करती हूँ, मैं दरवाजा अपना लगा लेती हूँ और सो जाती हूँ। मासी जी है ना, मासी जी दरवाजा खोल देंगे। अरे अरे भाभी जी, आप इस समय मेरे कमरे में? देवर जी यहाँ इस समय मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे भाभी, आपसे ही तो मिलने आया था। वैसे मानना पड़ेगा भाभी, आप तो बहुत खूबसूरत हो। आपको देखकर तो किसी को भी दिल धड़कने लगेगा। और वो आपका बेवकूफ पति आपके जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर ब्रह्मचारी बना बैठा है। अरे भाभी, मैं तो आपकी सुंदरता का बहुत बड़ा कद्रदान हूँ। देवर जी छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं? मैं आपकी भाभी हूँ। अरे भाभी, ये रिश्ता क्या बना रहे हैं देवर भाभी का? अरे भाभी, आपका पति कौन सा आपको भाव देते हैं जो इस तरह से कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं देवर जी, छोड़िए। अरे भाभी जी। घर आते आते तो 12 बज गया। अच्छा था कि मेरे पैकेट में घर की चाबी थी, जो मैंने दरवाजा खोल करके आ गया। फालतू में इस समय किसी को जगाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या हुआ इशिता, सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह से अपने कमरे से भाग करके क्यों आ रही है? ओ श्याम जी, अरे बेटा मैं तुझे बताती हूँ। क्या बुआ जी? अरे बेटा, ये लड़की तो मेरे बेटे पर डोरे डाल रही थी। तुम तो जानते हो ना कि मेरा बेटा कितना सीधा है, और ये लड़की को देखो जो शायद तुम्हें देखकर बेचारी होने का नाटक कर रही है। श्याम, इस तरह की लड़की को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तुम इसे अपने हाथों से बाहर कर दो। श्याम जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। वो तो देवर जी मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और मैंने अपने आप को बचाने के लिए उन्हें धक्का मार करके वहाँ से भाग निकली। ये लड़की बस कर, तुम मेरे बेटे पर इल्जाम लगाना छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बस चुप हो जाइए बुआ जी। मुझे पता है कि सीता कैसी लड़की है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप इस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। आपको तो अपने बेटे की गलती पर उसे खींचकर थप्पड़ मारनी चाहिए था, लेकिन नहीं, आप तो सीधे इस सीता पर उल्टा इल्जाम लगाने लगी।
पर कोई बात नहीं बुआ जी, जो काम आपको करना चाहिए था वो मैं आज कर देता हूँ। बदतमीज, निकल यहाँ से। आप अपनी बेटी को लेकर के अभी के अभी घर से बाहर निकल जाइए, वरना। श्याम, तुम अपनी बुआ से इस तरह से बातें कर रहे हो, और वो भी आज की आई हुई 2 कौड़ी की लड़की के लिए। बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। चलो बेटा। 1 मिनट दीपक। इशिता, तुम्हें जो दीपक को सजा देना है तुम दे सकती हो। ये क्या? ये तो वही लड़की है जो समुद्र में गिर गई थी, जिसे मैंने बचाया था और इसे हॉस्पिटल में लेके आया था। ये तो वही है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुमने अपनी भाभी को गंदी नजर से देखा। निकल जाओ इस घर से। अरे बेटा चल, ये और पता नहीं क्या क्या बेइज्जती करवाएगा। अरे बहू, क्या हुआ था? मुझे तूने जगाया क्यों नहीं? मासी जी, आपसे बात करते करते मैं अपने रूम में आई और मैं जैसे दरवाजा लगा रही थी वैसी। कोई बात नहीं बहू, चलो मैं तुम्हारे रूम में लेकर चलती हूँ। आंटी जी रुकिए, मैं इशिता को उसके रूम में लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अपने रूम में जा रही हूँ ना, आप क्यों आ रहे हैं? नहीं इशिता, असल में आज तो मैं तुम्हें पहचाना हूँ। कुछ नहीं बोलेगी, आज मैं तुम्हें अपना कमरे में लेकर जाता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? मैं अपने जख्मों पर मलहम लगा लूंगी ना। इशिता, एक शब्द नहीं बोलेगी तुम, मुझे दवा लगाने दो। इशिता, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। मैं कॉलेज के समय एक लड़की को बहुत पसंद करता था। मैंने उसे वैलेंटाइंस डे पर उसे प्रपोज किया था और वो मान गई। धीरे धीरे हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और हमारा प्यार यूं ही बढ़ते गया। हमारे कॉलेज का आखिरी साल था, एग्जाम नजदीक थे, इसलिए हम लोग एक दूसरे से कम ही मिलते थे। एग्जाम खत्म होने के बाद एक दिन मैं उसे सरप्राइज देने के लिए उसके घर गया। घर के बाहर ताला लगा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा शायद वो घर पर नहीं है, तो मैंने उसके पास कॉल किया तो फोन घर के अंदर ही बज रहा था। एक बार तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने उसके घर के आसपास गया। उस घर के आसपास की खिड़की को झांकने की कोशिश की, तो पाया वो लड़की किसी और लड़के के साथ थी, जिसे देख करके मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। और उसी समय से मैं ठान लिया था कि अब मैं किसी लड़की पर विश्वास नहीं करूंगा। जब मेरी तुम्हारी शादी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि तू भी मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड की जैसी होगी, लेकिन तुमने मेरा राय को बदल दिया। तुम्हारा घर में पूजा करना, मेरे लिए खाना बनाना, पापा को ध्यान रखना, तुम्हारे बात करने का तरीका मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को दबाकर उस पर एक गुस्से का मुखौटा पहन रखा था। मैंने हमेशा से सोचा कि मुझे तुम्हारी फिक्र का कारण सिर्फ मेरे लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसी जिम्मेदारी से मुझे तुम्हारे और करीब कर दिया। शायद एक दूसरे के साथ और जिम्मेदारी एक शादीशुदा जिंदगी का मूल्य मंत्र है। इशिता, मैंने गलती की और मैं जानता हूँ शायद माफी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे माफ करना चाहो तो। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मेरा और आपका रिश्ता सुधर जाए। इशिता, जो भी तुम्हारे साथ गलती किया है उसके लिए माफ कर दो मुझे। अब आगे हम एक दूसरे के साथ नए सिरे से अपने रिश्ते का शुरुआत करेंगे। इशिता, क्या तुम मेरा साथ दोगी? मुझसे आप वादा कीजिए, आप मुझे पूरी जिंदगी झेलने के लिए तैयार हैं, तो मैं जरूर आपका साथ देने के लिए वादा करूंगी। इशिता, मैं अपनी पूरी जिंदगी मैं तुम्हें अपने पलकों पे बिठा कर रखूंगा। पता है इशिता, मैं तुम्हें समुद्र से निकाल करके हॉस्पिटल में ले गया था ना, और उसके बाद तुम एक पर्ची में लिख करके चली गई थी। उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिली। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और ये बताओ, हॉस्पिटल से मुझे बिना बताए क्यों चली गई थी? आपने ही तो मुझे देखने से मना कर दिया था, इसलिए मैंने अपने आप को दिखाया नहीं और वहां से बिना कुछ बोले यहाँ आ गई। मैंने मना किया था इसीलिए सीता। हाँ। मुझे माफ कर दो सीता, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अपने दोस्तों से ना जाने पागलों के जैसा कितने दिन बाहर ढूंढता रहा, लेकिन तुम तो मेरे घर में ही थी। बहू। पापा जी आ गए आप? बैठिए, मैं आपके लिए अभी चाय और पानी लेकर के आती हूँ। हाँ बेटा, जा चाय और पानी लेकर आ। क्या कर रहे हैं? जाइए ना, पापा जी आए हैं। मालिक, क्या सोच रहे हैं? अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक हो गया। तो कैसे आसा? मालिक, ये लंबी कहानी है। ओ, बुआ जी आई थी ना, उन्हीं के कारण ये सब हुआ। मेरे बच्चे दोनों साथ में आ गए और मुझे क्या चाहिए, मैं तो बहुत खुश हूँ।